So welcome to my new channel Study Source Point. Today I am going to share and explain you the first chapter of history 12th class bricks beats and bones the हरप्पन civilization. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में. माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल. तो ये मेरा माइंड मैप है जो कि बहुत ज़रूरी है. आप अगर स्टडी कर रहे हैं किसी भी चैप्टर को तो सबसे पहले एक माइंड मैप बनाइए. अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप अपना एक बना सकते हैं. तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है. द हरप्पन कल्चर, इसमें क्या है, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं. फिर आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, तो इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे. द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि क्लाइमेटिक चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेसिव फ्लड्स है, ओवर यूज ऑफ लैंड है. तो वो क्या रीज़न था जिसके कारण बिकॉज ऑफ द रीज़न दिस सिविलाइजेशन वॉज एंडेड, है ना. तो ये एंड हुई है ना, क्या रीज़न था. तो ये दिए हुए हैं और बहुत सारे और हैं, तो उसको हम जानेंगे. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइंग फाइंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस. तो इनको भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे. बिगनिंग, सो बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इस सिविलाइजेशन को, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. तो अब ऐसे दो नाम क्यों, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी वो एक हरप्पा, एक नाम, एक जगह का नाम है, इसलिए इसको हरप्पा सिविलाइजेशन कहने लगे. और ये इंडस वैली के बाजू से, आजू बाजू से लोग इधर पर रहना चालू हुआ, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने लगे. अब द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BC. तो इससे डेट के बीच में ये सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई. सेकेंड पॉइंट, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर ऑफ्टन कॉल्ड अर्ली हरप्पन्स एंड लेट हरप्पन इन द सेम एरिया. तो अर्ली हरप्पन कल्चर हुआ, फिर लेट हरप्पन कल्चर आया, जो पहले लोग रहते थे उनसे अर्ली हरप्पन कल्चर कहने लगे, बाद में आए इनको लेटर हरप्पन कल्चर कहने लगे, है ना. पर ये दोनों जो लोग आए वो एक सेम एरिया में रहने लगे थे, एक सेम एरिया में रहे. फिर द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड मैच्योर हरप्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दिस कल्चर. तो कभी कभी मैच्योर हरप्पन कल्चर्स भी बोला जाता है सिविलाइजेशन को, क्योंकि इन दोनों से अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको मैच्योर हरप्पन कल्चर्स भी बोला जाता है. देयर आर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलिज्म. तो हमें एविडेंस मिले हुए हैं, आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हुए हैं, हमें नहीं, आर्कोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं एविडेंस एग्रीकल्चर के और पेस्टोरलिज्म के. सो सेकेंड टॉपिक इज सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़. तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ क्या थी, कौन कौन से वो तरीके थे जिससे वो अपना घर चलाते थे, या अदरवाइज़ हम कहें कि वो खाना खाते थे, कैसे वो जीवित रहते थे, कैसे वो अपनी लाइफ को परफॉर्म करते थे. तो हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. तो वो बहुत वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स खाते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स खाते थे, और एनिमल्स को, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे इंक्लूडिंग फिश. फिश को भी बहुत पसंद करते थे. सेकंड पॉइंट, grains found at Harappan site including wheat, barley, plantain, chickpea, sesame, millets are found from site in गुजरात. तो ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, ग्रेन्स मिले हुए हैं ये सब. तो ये क्यों मिले हैं, बिकॉज इनका यूज़ होता था. जो चीज़ मिली हुई है तो इनका कहीं ना कहीं यूज़ होता था, है ना, इसलिए मिले हैं. एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ कैटल, सीप, गॉट, बफेलो एंड पिग. सो ये इनकी सबकी बोन्स मिली हुई हैं. इस कारण जो जू आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंडिकेट किया कि ये जो एनिमल्स हैं जिनकी बोन्स मिली हुई हैं वो डोमेस्टिकेटेड होते होंगे, है ना, इनका भी यूज़ होता होगा. जब मिले हैं तो कुछ ना कुछ यूज़ तो होता होगा, है ना. अब जो फोर्थ पॉइंट है अपना वो आता है, वी डोंट नो whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. तो ये हमें नहीं पता है बिल्कुल भी कि ये जो हरप्पा है वो खुद से हंट करते थे, खुद से मार कर खाते थे ये एनिमल्स को, या किसी अदर हंटिंग कम्युनिटीज से ऑब्टेन करते थे मीट. तो ये हमें नहीं पता है. ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़. तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या थी, है ना. अब देखते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट. Representations on seals and terracotta sculpture indicate that the ball was known, and archaeologists explorate from this that oxen were used for plowing. तो बेसिकली सीधी सी बात है, सील्स पर रिप्रेजेंटेशंस मिला है, बॉल्स का टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं. तो ये इंडिकेट करते हैं सीधे सीधे
कि बुल वहाँ उस समय में जाना जाता था, है ना, और उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता था। तो हमने से ये आर्कोलॉजिस्ट ने ये वो लगाया, इमेजिन किया कि इसको प्लाइंग में यूज़ करते होंगे, है ना। अब टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, है ना, हैव बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। तो ये इसके जो वो हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, ये मिले हुए हैं चोलिस्तान में भी और बनावली हरियाणा में भी। अब अपन जानते ही हैं हरियाणा किसके लिए फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। थर्ड पॉइंट, आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड एट कालीबंगा। तो कालीबंगा में आर्कोलॉजिस्ट को प्लाउड फील्ड मिली हुई है ना, कालीबंगा कहाँ है, जो कि राजस्थान में है। तो ये सब एविडेंस मिले हुए हैं हमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं। द फील्ड्स हैड टू सेट्स ऑफ फ्योरो एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। तो ये सजेस्ट करती है कि एक साथ एक समय में दो अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रोन की जाती थी उस समय में। उस समय में भी आज अपन करते हैं तो करते ही हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई सब है, बट इन जो उस पहले का समय था उसमें भी यूज़ होती थी, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड लैंड्स पर हैं, लोकेटेड करती हैं। तो उधर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, इसलिए इरीगेशन को रिक्वायर्ड है ही, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धोलावीरा, गुजरात में मिला हुआ है क्या, वाटर रिजर्वायर, है ना, मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर। तो जो वाटर रिजर्वायर मिले हुए हैं धोलावीरा में वो इसलिए यूज़ किए जाते होंगे कि स्टोर कर लें वाटर को एग्रीकल्चर के लिए, है ना, जब पानी की कमी हो, है ना, तो हम उसको यूज़ कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोहनजोदारो प्लांट अर्बन सेंटर। तो ये मोहनजोदारो बहुत फेमस एक जगह है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये एक बहुत प्लांट अर्बन सेंटर था। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो एक यूनिक फीचर है, बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्या कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर्स का कैसे डेवलपमेंट होता था, कैसे डेवलप होते थे, है ना। तो इस ये जो मोहनजोदारो है ये फेमस अर्बन सेंटर है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। तो जो मोहनजोदारो है वो दो भाग में, दो सेक्शन में डिवाइडेड था। वन स्मॉलर बट हाइयर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। तो इसका मतलब ये है कि जो मोहनजोदारो है वो दो सेक्शन में डिवाइड था, लेकिन एक जगह बहुत बड़ी थी, एक जगह बहुत छोटी थी, है ना। जो छोटी जगह थी उसमें, बहुत छोटी जगह थी जो, उसमें हायर लोग रहते थे, मतलब जो किंग्स हैं या जो वेल्दी लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं वो रहते थे, है ना, जिनकी लिविंग बहुत अच्छी है वो वहाँ रहते थे। वेयर एज जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था एरिया, उससे लोअर टाउन कहते हैं, तो वहाँ जो है स्मॉलर या जो लोअर लोग हैं वो रहते थे, बहुत गरीब या सर्वेंट हो गए या जो इनके लिए परफॉर्म करते हैं सर्वेंट जैसे, और बहुत सारे लोग जो गरीब होते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। वेयर एज सिटाडेल में जो अमीर या जो किंग्स हैं उनके साथ ही हैं, है ना, और जो भी गवर्नमेंट में है या जो रूलर हैं उनके साथ ही वो रहते थे सिटाडेल में। पर ये जो सिटाडेल था और लोअर टाउन था ये दोनों अपने आप में सेपरेट थे, दोनों वॉल्ड थे, चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए थे और इनकी इम्पोर्टेंस भी है ना। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग ब्रिक्स विच वेयर द सन ड्राइड और वेक्ड were of a standard ratio and where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively। तो एक ये इंडिकेट करता है प्लानिंग को कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पीपल रहते थे, जो हड़प्पन जो पीपल्स थे वो कैसे फर्स्ट प्लान करते थे किसी भी चीज़ को, है ना, और फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, कि वो कैसे सब चीज़ों को एक साथ सिस्टमेटिक वे में करते थे। अब 3.1 लेइंग आउट ड्रेन्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज़ वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है हड़प्पन सिटीज़ का कि केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, कैसे वो
केयरफुली और सिस्टमेटिक वे में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या करते थे, प्लान करते थे और बनाते थे, है ना। तो द प्लान ऑफ लोअर टाउन, यू विल नोटिस दैट द रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern, है ना, intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then house built it. तो क्या होता था, सबसे पहले जो स्ट्रीट्स हैं वो नहीं बनती थी, जब से पहले जो हाउस हैं वो नहीं बनते थे। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले ड्रेन्स जो हैं वो बनाई जाती थी, फिर उसके बाद जो बनाए जाते थे वो स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, और देन बनाए जाते थे स्ट्रीट्स, दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट। तो ये जो ड्रेन्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं ये साथ में बनाई जाती थी, है ना। बाकी ड्रेन्स और स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, फिर उसके बाद जो है हाउस को बनाया जाता था, है ना। और जो कि जो स्ट्रीट्स थी, जो रोड्स थी, वो राइट एंगल पर, आज जैसे हैं हम तो आज रोड राइट एंगल पर नहीं बनती हैं, है ना, पर उस समय में राइट एंगल पर बनती थी। सो 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो क्या था ये अब देखते हैं। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंस बिल्डिंग्स। तो ये जो है मोहनजोदारो वो प्रोवाइड करता है रेसिडेंस बिल्डिंग्स, रहने वाली बिल्डिंग्स को, है ना। मैनी वर सेंटर ऑफ ऑन अ कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन 4 साइड्स, है ना। तो ये सेंटर होती थी कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, जो कि हर घर में या आप विलेज में कहीं जाएं, आज सिटीज़ में तो नहीं रहता है, बट आप गांव में या विलेज में जाएं तो यू कैन फाइंड आउट कि कोर्टयार्ड रहता है घर में, है ना। और साथ ही साथ रूम्स रहते थे चारों साइड से, है ना। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलर ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। तो क्या होता था, ये जो कोर्टयार्ड होता था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होता था, जैसे कुकिंग हो गया, खाना बनाना, वीविंग हो गया, सिलना बुनना, है ना। तो ये सब होता था ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर, है ना, सीजन के हिसाब से, है ना। वॉट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज अपेरेंट कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इंटरेस्टिंग थिंग है कि प्राइवेसी को भी ये मेंटेन करके चलते थे। देयर आर नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड में जो वॉल्स होती थी या जो रूम्स होते थे उनमें क्या नहीं होती थी, विंडोज़ नहीं होती थी। इट मीन्स कि ये प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते थे, है ना। Beside the main entrance does not give a direct view of interior or courtyard। तो जो मेन एंट्रेंस था वो डायरेक्ट आपका कोर्टयार्ड या जो आपके अंदर जो इंटीरियर है ना, उसका व्यू नहीं देता था। मतलब इन द सेंस अंदर जाके घर में कुछ और भी हो सकता है, बाहर से वो नहीं दिखता था, है ना। अब सेकंड पॉइंट, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है ये भी कि जो है अपने घरों का मतलब अपने हाउस का खुद का एक बाथरूम होता था, है ना, जो कि वो पेव्ड होता था ब्रिक्स से, है ना, विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट एंड ड्रेन्स। तो ये जो है जो बाथरूम्स होती थी ड्रेन्स से कनेक्ट होती थी एंड ड्रेन्स जो है स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती। तो ऐसे ये सिस्टमेटिक वे में पूरा ये एक आर्किटेक्चर बना हुआ था। अब फोर्थ, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो हम इसमें देखेंगे, जैसे माइंड मैप में मैंने डाला हुआ था ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, तो मैं इसको देखते हैं। एट ब्यूरियल्स इन हरप्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, है ना। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट was made. In some instances the hollowed out space were linked with bricks। तो ये है कि बहुत बार या कई बार, है ना, जो ब्यूरियल्स बनते थे, है ना, जो दफनाने के लिए जो ब्यूरियल्स बनते थे, ठीक है, वो जो मर जाते थे लोग, डेड होते थे, उनको दफनाने के लिए जो बनते थे वो कभी कभी अलग अलग बनते थे, है ना। इसलिए इसको हम सोशल डिफरेंस कह सकते हैं कि जो लोग अच्छे हों या जो वेल्दी लोग हों तो वो अलग अपना एक अलग बनाते हों, है ना, जो गरीब हों वो अलग बनाते हैं। तो इट कैन सोशल डिफरेंस होता था, समाज में दूरियां होती थी, है ना। तो यही था कि जो समटाइम्स देयर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड, इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेस वर लिंक्ड विद ब्रिक्स। तो ये सब ब्रिक्स से मिलके होलोड आउट स्पेस से बनता था। सेकेंड पॉइंट, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी ऑर्नामेंट्स
perhaps indicating a belief that these could be used. The afterlife jewelry has been found in the burials of both men and women. तो जो ग्रेव्स होते हैं, जो दफन होते हैं ना, एक जो बनता है जिसमें हम दफन करते हैं, तो उसमें पोट्रीज मिलती हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो ये बिलीफ था, और हम कहें कि इंडिकेट करता था कि ये जो चीज़ें हैं ये दफनाई जाती थी साथ में डेड के साथ, जो मर जाता था आदमी, कि ये आफ्टर लाइफ यूज़ हो सकती हैं। आफ्टर मतलब ख़त्म होने के बाद ये यूज़ हो सकती हैं, इसलिए उनको दफना दिया जाता था। अब ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन द ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये जो ब्यूरियल्स, जो ज्वेलरीज़ हैं, जो कंगन अंगन या जो कुछ भी हो ज्वेलरीज़ में, ये मैन के और वुमेन के ब्यूरियल्स में मिली हुई हैं। बट इन द एनसीईआरटी बुक दिया गया है कि जो हड़प्पन्स हैं वो बिलीव नहीं करते थे ज्वेलरीज़ को दफनाने में मैन और वुमेन की ब्यूरियल में, है ना, ये बिलीव नहीं करते थे। कौन? हड़प्पन्स। अब लुकिंग फॉर लग्जरीज, ठीक है, 4.2 लुकिंग फॉर लग्जरीज। आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर luxurious if they are rare or made from costly or non-local material with complementary technologies। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट और ये हम सब ही अज्यूम करते हैं और समझते हैं कि जो चीज़ लग्जरी है वो रेयर होती है ना, बहुत कम होती है, कॉस्टली से बनती है, बहुत पैसे लगाकर बनती है, और लोकल में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनती है ना, बहुत घूम फिरा के जो चीज़ बने, है ना, उसी से हम लग्जरीज कहते हैं, जो बहुत महंगी हो, है ना, जो लोकल में अवेलेबल ना हो, है ना, तो उसी से हम लग्जरियस कहते हैं। तो ये आर्कोलॉजिस्ट मानते थे। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फियांस आ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सेंस एंड सिलिका मिक्सड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड वर प्रोबेबली कंसिडर्ड द प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक। तो ये जो पॉट्स ऑफ फियांस हैं, है ना, तो ये जो कि पॉट्स ऑफ फियांस है वो यूज़ होते थे परफ्यूम बॉटल्स के लिए। मैंने पढ़ा हुआ है ये जो थे पॉट्स ऑफ फियांस, ये जो होते थे परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ होते थे, है ना, तो ये यूज़ डिफ़िकल्ट थे बनाने के लिए, इसलिए प्रीशियस थिंग है ये, है ना, प्रीशियस, है ना, लग्जरियस थिंग है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था बनाने में। 5.1 आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या था सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। तो क्या देखते थे सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कि हम जान सकते हैं कि इस जगह पे क्या होता है या क्या होता है, तो उसके लिए ये फॉलोइंग थिंग्स हैं कि हम समझ सकते हैं कि इस जगह पे ये होता होगा या इस जगह पे ये। तो रॉ मटेरियल्स को देखते हैं, सच एज स्टोन नोड्यूल्स, wholesales, copper ore, tools, unfinished objects and rejects and waste material. Reject and waste materials. In fact, base is one of the best indicator of craft work. तो आर्कोलॉजिस्ट जहाँ जहाँ भी उनको बेस्ट या जो है रिजेक्ट जो मटेरियल है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हैं जो मिलते थे, है ना, तो उस जगह पर प्रोबेबली वो काम होता होगा। ठीक है, तो ये है क्राफ्ट प्रोडक्शन, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम इससे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। अब सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड बेट्स, है ना, तो सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो जनरली क्या है, सील क्या है, सील इसलिए लगाई जाती थी प्रोडक्ट्स के ऊपर, या जो कोई सामान है, जो किंग है या सिविलाइजेशन के बीच में अगर वो हो रहा है, बिजनेस हो रहा है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो किस बेस पर वो जानेगा कि ये कहाँ से आया, क्या है ना, किस जगह से आया है। इसलिए ये सील और सीलिंग है वो फैसिलिटेट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते थे, इसलिए ये जो है सील बहुत इम्पोर्टेंट थी जो लगाई जाती थी, पहले भी चलती थी और आज तो चलती ही है। द सीलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। मैंने जैसे बताया ना कि जो सील है वो कन्वे करती है जो आइडेंटिटी है सेंडर की, किसने भेजा है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। तो जो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और जो लॉन्गेस्ट होती हैं वो कंटेन करती हैं 26 साइंस। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ बेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चट। तो जो बेट्स हैं वो जनरली स्टोन से बने हुए होते हैं, है ना, उससे चट बोलते हैं, जनरली
क्यूबिकल होते हैं विथ नो मार्किंग, जिसमें नो मार्किंग होती है, मार्किंग नहीं होती है। अब एंशियंट अथॉरिटी, तो क्या एंशियंट अथॉरिटी थी, कोई किंग था या नहीं था, क्या था, देखते हैं। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटीज़, तो ये मानना है, इंडिकेशन है ऐसे कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते थे, सबके साथ बैठकर सब एक साथ इम्प्लीमेंट करते थे और डिसीजंस को लेते थे हड़प्पन सोसाइटीज़ में, है ना। और सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑल्सो ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर, और हड़प्पन सोसाइटीज़ के पास रूलर नहीं थे, एंड दैट एवरीबडी एंजॉयज इक्वल स्टेटस। तो जो हड़प्पन सोसाइटी थी वहाँ कोई एक रूलर नहीं था, बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे और सभी एंजॉय करते थे एक सा स्टेटस। अदर फील्ड्स, और जो अदर हैं वो ये सोचते थे देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सर्वरल, और वहाँ एक रूलर ना होकर बहुत सारे रूलर्स होते थे। द मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर एंड हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ। तो ये होता था कि मोहनजोदारो का अलग है, हड़प्पा का अलग है, और ऐसे ऐसे अर्बन सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स का अलग अलग है। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो कि सी मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, तो 1800 BC में जो सिविलाइजेशन है वो उसका एंड हो जाता है। देयर इज एविडेंस दैट बाय सी अप्रोक्सीमेट 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेंड। तो बहुत सारी ऐसी जो साइट्स थी हड़प्पा की वो अबेंडेंड हो गई, गुम हो गई, गायब हो गई, है ना। तो मैंने आपको बताया था माइंड मैप में भी कि क्लाइमेटिक हो कंडीशन हो, ख़राब हो गई हो, है ना, या डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, या फ्लड आ गया हो, है ना, या ओवर यूज़ ऑफ लैंड हो गया हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया हो लैंड का, इसलिए, है ना, चले गए। तो several explanation has been put forward, and these range from climatic change, deforestation, excessive flood, the shifting and drying up of rivers, and to overuse of landscapes. So some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of entire civilization. तो ये causes हो सकते हैं, ये reasons हो सकते हैं the end of civilizations, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, ये नहीं कर पाएंगे कि इन एक कारण के कारण, है ना, कि पूरी एंटायर सिविलाइजेशन का एंड हो गया। तो दिस इज़ द थिंग, बट आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट बिलीवेबल कॉज वॉज फ्लड, कि फ्लड के कारण ये सिविलाइजेशन एंड हो गया। अब कनिंगम्स कन्फ्यूज़न क्या था, व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न ऑफ कनिंगम्स, है ना। कनिंगम कौन था, तो कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो सर्वे करती है, उनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, कनिंघम, है ना, ठीक है, अलेक्जेंडर द कनिंघम। सो begin archaeological excavation in the mid 19th century, and archaeologists prefer to use the written word, है ना, text inscription as a guide to investigation। तो जनरली जो हमारे पास है ना, जो जो मिलते हैं टेक्स्ट हैं, जो रिटन चीज़ें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो उनको यूज़ कर, रिटन वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, है ना, तो उनको यूज़ करके उनको एविडेंस बनाकर, है ना, प्रूफ बनाकर वो अपनी जो सर्वे हैं वो करते हैं। तो इनने आर्कोलॉजिकल इनने शुरुआत की कनिंघम ने, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अब हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन, तो एक इंग्लिशमैन था, है ना, एक अंग्रेज़ था जिसने हड़प्पन सील दी किसको, कनिंघम को, एंड ही नोटेड दैट ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विथ विच ही वॉज फैमिलियर, है ना, वो ट्राई कर रहा था किसको, उस टाइम फ्रेम में ट्राई कर रहा था विथ इन द टाइम फ्रेम विच ही वॉज फैमिलियर, जिससे वो फैमिलियर था उसमें उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, है ना। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द हिस्ट्री विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली। तो इसके जैसे बहुत सारे थे, ये भी थे जो सोचते थे कि जो इंडियन हिस्ट्री है ना, जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बिगेन हुई है द सिटी, फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली, जो कि गलत था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली है, जो कि वहाँ से फर्स्ट सिटी बिगेन हुई।
बट द कन्फ्यूजन इज़ दैट कि वो सोच रहे थे कि गंगा वैली से स्टार्ट हुई है. सो दिस इज़ माई वीडियो. So I want to say something ki thank you for watching my video, and it's my little bit help for those who really need it. So please share, like, and subscribe my channel, and your support. I needed your support. So please like and subscribe and share my videos.